लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज का क्लास इस विषय पर आधारित है कि भारत में संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण को अगर समझना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को समझना होगा। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। उसमें एक से ज़्यादा बहुत अधिक आप उतार चढ़ाव आता रहा और उसी उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का अंततः निर्माण हो गया 26 नवंबर 1949 को और भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आज का हम लोगों का क्लास इस बात पर आधारित है कि संविधान निर्माण के अंतर्गत और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट का क्या महत्व रहा और नेहरू रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप संविधान निर्माण की दिशा में कौन सा कदम उठाया गया। आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में नेहरू रिपोर्ट की क्या भूमिका रही और नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा एक अन्य रिपोर्ट आया था, कौन सा एक अन्य सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में पारित किया गया था और क्यों पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट का संबंध एक किसकी चुनौती के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, नेहरू रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। इन सारे सवालों का उत्तर खोजने का हम लोग आज के अपनी इस क्लास में प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि नेहरू रिपोर्ट है क्या, आपके एग्ज़ाम में अगर यह सवाल आता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो नेहरू रिपोर्ट यह 1928 का है और यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसको नेहरू कमेटी कहा जाता है। इसके अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था या इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको लगाना है कि इसका निर्माण पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर नेहरू रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि नेहरू कमेटी का गठन भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत क्यों कर दिया गया था। इस बात को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आप इस बात को समझें कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उस वक्त चल क्या रहा है जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू कमेटी का गठन करना आवश्यक हो गया था। अगर इस बात को हम लोग समझते हैं तो एक बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इसके पूर्व में 1928 से पहले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटना है और उस घटना का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को अगर आप समझते हैं तो साइमन कमीशन का आशय क्या है, इस पर बहुत ही सिंपल एक सवाल आता है कि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में किया गया था, लेकिन यह 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में और इस कमीशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना। इस सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी, जबकि 1919 के शासन अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया था कि अब इसके बाद 10 वर्ष के पश्चात भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा की जाएगी। कहने का आशय यह है कि अब 1919 के शासन अधिनियम के बाद 1929 में इसका समीक्षा होना था, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि आनन फानन में बहुत ही जल्दबाजी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कदम उठाना पड़ा कि 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करना पड़ा। इसके पीछे अगर कारकों को आप देखते हैं तो 1925 का काकोरी षड्यंत्र आता है। उसी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी और रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के संदर्भ में जिसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। इन क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना बना दिया और ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा कि यह वक्त आ गया है जबकि हम भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रगति की एक बार समीक्षा करें। परिणामतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसलिए इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना।
1928 में यह साइमन कमीशन भारत आता है और 1928 में जब यह कमीशन भारत में आया तो इसका चारों तरफ विरोध किया गया भारत में। और विरोध का कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। भारतीय सदस्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया और इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा भी किया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के ही द्वारा इसका विरोध किया गया था और इस विरोध का कारण था कि इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित न किया जाना, क्योंकि यह संवैधानिक सुधार भारतीयों के लिए था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह अपने आप में अंतर्विरोध पाया गया, इसलिए भारत में इसका कड़ा विरोध किया गया। विरोध का यह कारण इसमें किसी भारतीय को सम्मिलित न करना, किसी भी भारतीय को इसमें सम्मिलित न किया जाए, भारतीय को इसमें शामिल न किया जाए, शामिल न करने की बात कहा था। शामिल न करने की बात अगर किसी ने किया तो वह सिफारिश किया था। हम लोगों के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि इसकी सिफारिश किसने किया और किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन के अंतर्गत किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो आपको बताना है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा यह सिफारिश किया गया था कि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित न किया जाए और कारण बतलाया गया था कि भारतीय किसी भी एक मुद्दे पर, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर एक मत नहीं है, मतांतर है। इसलिए अगर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल कर दिया गया तो उसका परिणाम होगा कि कोई भी संवैधानिक सुधार के संदर्भ में एक राय न बन पाएगी। संवैधानिक सुधार के दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। हर जगह इसका विरोध हुआ और विरोध के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय के लाहौर में लाठियों से पीटने के कारण मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट कहा था कि मेरे ऊपर पड़ रही लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। अब जब साइमन कमीशन का इतना कड़ा विरोध होता है तो उस कड़े विरोध के परिणाम स्वरूप एक गृह सचिव थे और वे गृह सचिव का नाम था लॉर्ड ब्रेकनहेड। लॉर्ड ब्रेकनहेड के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण करने की चुनौती दी गई। चुनौती देते हुए इस बात को कहा गया कि आप विरोध तो कर सकते हैं लेकिन किसी सकारात्मक संविधान के निर्माण में सक्षम नहीं है। जब यह बात कहा गया कि किसी सकारात्मक संविधान के निर्माण में सक्षम नहीं है तो यह बात भारतीयों के दिल पर लगने वाली थी। इसी बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी का गठन किया गया और इस नेहरू कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई और जिसको भारत का भावी संविधान या पहला संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों पर अपना रिपोर्ट तैयार किया गया पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जो रिपोर्ट रही उस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में आता है। इसमें सबसे पहला नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना किया जाए। औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना का तात्पर्य क्या होता है? औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना का तात्पर्य होता है कि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का बना रहेगा, लेकिन अब भारत का शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। इस बात को इसके अंतर्गत कहा गया और बाद में आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था, तब उसके बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अर्थात पूर्ण स्वराज अलग है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण आंतरिक और बाह्य भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नहीं होगा, लेकिन औपनिवेशिक स्वशासन में
नियंत्रण अंतिम ब्रिटिश सरकार का रहेगा, लेकिन शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, इस बात पर बल दिया गया था। इसलिए औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना के बाद किया गया था किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। अगर आपको यह सवाल पूछा जाता है तो आपको बतलाना है कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वशासन की बात की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात था कि इसमें संघीय व्यवस्था की स्थापना किया जाए, संघीय व्यवस्था की स्थापना किया जाए। और दूसरा, इसमें उत्तरदायी शासन को स्थापित किया जाए। बाद में कालांतर में आपने देखा है कि वर्तमान का भारत का संविधान संघात्मक भी है और उत्तरदायी शासन की स्थापना पर आधारित भी है, क्योंकि उत्तरदायी शासन महत्वपूर्ण गुण होता है कि शासन प्रणाली का, तो आपको बताना है कि यह संसदीय शासन प्रणाली का गुण होता है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह संघीय व्यवस्था और उत्तरदायी शासन की स्थापना के इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। अगला इसमें आता है कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत के नागरिकों को 19 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स दिया जाए, 19 प्रकार का मूलाधिकार प्रदान किया जाए। इसकी भी सिफारिश इनके द्वारा किया गया था कि 19 प्रकार के मूलाधिकार भारतीयों को दिया जाए। और यह पहला ऐसा अवसर है कि 1918 के कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था, वहाँ पर मूलाधिकारों की मांग कांग्रेस के मंच से ज़रूर उठाया गया, लेकिन स्पष्ट रूप में अगर मूलाधिकारों की बात किया जाए कि मूलाधिकारों की बात कहाँ की गई थी और उसके कौन कौन से मूलाधिकार होंगे, यह बात नेहरू रिपोर्ट में मिलता है, जो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसी के अंतर्गत जो 19 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में, इसमें बतलाए गए 10 प्रावधानों को वर्तमान के फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर दिया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए, यह मांग भी इसके अंतर्गत किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की बात जब नेहरू रिपोर्ट में की गई, तब यह बात मुस्लिम लीग को बहुत ही नागवार लगी। यह बात इसलिए नागवार लगी क्योंकि इसका प्रारंभ 1919 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और मुस्लिम वर्ग को इसका लाभ मिल रहा था। इसी लाभ को अब यहाँ पर राष्ट्र की एकता अखंडता की स्थापना के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई नेहरू कमेटी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस बात को मांग किया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। परिणाम इसका यह होता है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया और विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका विरोध किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दिया गया। 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दिया गया। परिणाम इसका यह हुआ कि यहाँ साफ साफ बात स्पष्ट हो गई लॉर्ड इरविन के द्वारा, जिसके आशंका व्यक्त की गई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर साइमन कमीशन के अंतर्गत किसी भी भारतीय को शामिल किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पाएंगे। परिणामतः इसका संवैधानिक सुधार की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता। इसी बात को यहाँ पर अब व्यवहारिक स्वरूप दिखलाई पड़ता है तब, जबकि नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रतिपादित कर दिया गया और 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रतिपादित करने का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस बात को कहा कि नेहरू रिपोर्ट
मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए यह उपयुक्त नहीं है। परिणामतः मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल गया कि भारतीय एकमत नहीं है। परिणामतः उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप भारतीयों में इसके प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और इसी आक्रोश के उत्पन्न होने के कारण 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर के अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अंततः पूर्ण स्वराज की मांग की गई और भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो अगर आप यहाँ पर इस बात को देखते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, तो इस पर आने वाले सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको यह बात मालूम है कि जैसे जैसे यह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन आगे बढ़ रहा था, भारत में संविधान निर्माण की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। इसलिए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और भारत का संविधान दोनों को अलग अलग करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साथ इसको पढ़ने का प्रयास करिए। आपको न केवल इंटरेस्ट आएगा बल्कि इसको पढ़ते समय जो बातें आप पढ़ेंगे उसको जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यह बातें हम लोगों ने आज करने का प्रयास किया। 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात हो गई तब एक अगला कदम भी आता है और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और वह होता है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भी भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत संविधान निर्माण में एक नया कदम उठाया जाता है। तो यह भारतीय संविधान और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत उठाया गया विभिन्न प्रकार का कदम है, इसको चरण कहा जाता है। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन सी बातें की गई, उसमें पूर्ण स्वराज था, औपनिवेशिक स्वशासन था या उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की बात थी या खत्म करने की बात थी। इन सब पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसकी बात हम लोगों ने कहा। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा। हम लोग किसी नए टॉपिक पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।